हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति बहुत ही पतली थी। वो कितना भी खाती लेकिन उसके शरीर में खाना लगता ही नहीं था। उसके आसपास के लोग उसे सूखी सूखी बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन स्वाति अपने कमरे में शीशे के आगे खड़ी होकर खुद से कहती है, क्या यार, मैं कितनी पतली हूँ, पता नहीं मैं मोटी कब होंगी। लगता है ना मुझे ना हेल्थ काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, तभी शायद मैं मोटी हो पाऊँ। स्वाति शीशे के आगे खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी उसकी माँ सुलोचना की आवाज आती है और स्वाति अपने कमरे से बाहर जाती है। क्या हुआ माँ, आपको कोई काम है क्या? अच्छा, अब जब मुझे तुझसे काम होगा तभी बुला सकती हूँ क्या? चल बैठ और खाना खा ले। क्या फायदा है खाना खाने का जब ये मेरे शरीर को मोटा ही नहीं कर सकता है। तो कितना भी खा लो खाना लगता ही नहीं है। अब तो लोग भी मुझे सूखी कहकर चले जाते हैं। अरे इतना क्यों सोच रही है? अच्छे से खाना पीना खाया कर और टेंशन लेना बंद कर दे, फिर देख कैसे खाना लगने लगेगा। और क्या हुआ, अगर तू अभी मोटी नहीं हुई तो शादी के बाद तो मोटी हो ही जाएगी, इसकी चिंता मत कर। माँ, ऐसा भी भला कभी होता है क्या कि जो लड़की अभी मोटी नहीं हो रही वो शादी के बाद मोटी हो जाएगी? कुछ भी मत बोलो। स्वाति इतना बोलकर खाना खाने लगती है और YouTube पर मोटे होने के तरीके देखती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ स्वाति मोटी होने के कई नुस्खे कर लेती है, लेकिन अब उसका खुद पर से भरोसा उठ जाता है और वो मोटे होने की उम्मीद छोड़ देती है। दिन निकलते जाते हैं और स्वाति के लिए शादी का रिश्ता आता है। स्वाति को देखने के लिए कविता और उसका बेटा मुकेश आते हैं। स्वाति को देखकर कविता कहती है, बहन जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ जी जरूर बोलिए। ये आपकी बेटी बहुत ज्यादा पतली है। भगवान न करे कल को कोई आंधी आए तो ये तो उसमें उड़ ही जाएगी। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो बस अभी पढ़ाई लिखाई की टेंशन होती है जिसकी वजह से शरीर नहीं बनता, लेकिन शादी के बाद तो ठीक हो ही जाएगी। जी ये बात तो ठीक है। चलिए तो हम शादी की तारीख निकलवा कर आपको बता देंगे। कविता और मुकेश दोनों चले जाते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद शादी का मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। वैसे तो स्वाति बहुत पतली थी, लेकिन उसमें काम करने की फुर्ती बहुत थी। वक्त निकलता जाता है और स्वाति अपने ससुराल में सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कविता की पड़ोसन विमला आती है। कविता स्वाति को आवाज लगाती है और चाय बनाने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद स्वाति चाय बनाकर लाती है और जाने लगती है कि तभी विमला स्वाति को बोलती है, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? हमारे पास भी बैठ जाओ। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे रसोई में कुछ काम है, वो खत्म करना है। हाँ बहू, तू जाकर काम कर ले। बहू एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना? तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं देते थे क्या, जो इतनी पतली हो? क्या करूं आंटी जी, मुझे वो खाना खाने तो देते हैं, लेकिन जितना आप खाती हो ना उतना नहीं खाती हूँ, वरना मैं भी आपकी तरह मोटी होती। बहू तू जा अपना काम कर। कविता के कहने पर स्वाति चली जाती है और कविता विमला को बोलती है, उसको पतली मत बोला कर, उसको गुस्सा आता है। हाँ पता है, पतले लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तू अपनी बहू को कुछ ला कर दे और गुड़ चना खाने को बोल, देख कैसे वेट गेन होगा इसका। अरे उसने सब करके देख लिया है, मुझे तो लगता है अब वो माँ बनने के बाद ही मोटी हो पाएगी, बाकी वो खुद ही देखे क्या करना है। हाँ ये भी ठीक है, चल मैं चलती हूँ अब। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद स्वाति मार्केट से घर आ रही थी कि एक आदमी उसे पैम्पलेट देता है। उसमें एक प्रोटीन शेक के बारे में बताया गया था। वो पैम्पलेट लेकर घर आती है और रात को अपने पति मुकेश को बोलती है, सुनिए मुकेश जी, आज मैं मार्केट से घर आ रही थी तो मुझे एक प्रोटीन शेक का ना पैम्पलेट मिला था, तो आप मेरे लिए ये ले आइएगा। अरे ये प्रोटीन बहुत बेकार होता है, तुम घर का ही खाया करो और मोटी भी हो जाओगी। ये प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को फुला देगा और प्रोटीन छोड़ते ही तुम बिल्कुल पतली हो जाओगी, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप बस प्रोटीन लेकर आना। स्वाति मुकेश को प्रोटीन लाने के लिए जिद करती है और मुकेश उसकी जिद को मान लेता है। कुछ दिनों बाद उसको प्रोटीन का डब्बा लाकर दे देता है। अब स्वाति रोज रोज प्रोटीन शेक बनाकर पीने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन स्वाति सुबह जल्दी उठ जाती है और रसोई में जाकर प्रोटीन शेक बनाती है और पीती है। तभी वहाँ कविता आती है और बोलती है, बहू ये तो रोज रोज क्या पीती रहती है,
कोई दवाई है क्या ये? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये प्रोटीन शेक है, मुझे मोटा करने में ना मदद करेगा। अच्छा, तभी तू मोटी होती जा रही है। लेकिन ये अब बहुत खराब होता है। ये सब चीजें कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर तू ज्यादा इस्तेमाल करेगी तुझे ही दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप ना चिंता मत कीजिए। मैंने देखा है लोगों को ये प्रोटीन शेक पीते हुए, वो जिम वाले भी तो यही पीते हैं। वो जिम भी करते हैं और तुम घर में रहती हो, देख लियो कोई दिक्कत ना हो जाए। मेरा काम तो तुम्हें समझाना था, जो मैंने किया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। कविता इतना बोलकर वहाँ से अपना काम करने चली जाती है। स्वाति अपना प्रोटीन शेक पीने लगती है। धीरे धीरे करके स्वाति का वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन दोबारा विमला कविता के घर आती है, लेकिन इस बार विमला को घर में स्वाति मिलती है। स्वाति को देखकर विमला कहती है, अरे बेटा, लगता है तुम स्वाति बहू की बहन हो, जरा अपनी बहन को बुला दो। विमला आंटी, ये मैं हूँ स्वाति, आप मुझे पहचान नहीं पाई क्या? अरे तू ऐसा क्या खा लिया कि अचानक से इतनी मोटी हो गई? कहाँ तू पतली सी हुआ करती थी और एक ही महीने में इतनी मोटी? कुछ खाया नहीं है बल्कि पिया है। प्रोटीन शेक पीती हूँ रोज रोज, तब जाकर तो मैं मोटी हुई हूँ। प्रोटीन शेक? आए हाय, वो तो बेकार होता है। इससे अच्छा तो तू पतली ही रहती। जब तू ये प्रोटीन शेक छोड़ देगी ना, तब तो तू और पतली हो जाएगी और बेकार लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आप देख लेना, मैं कुछ ही दिनों बाद ये प्रोटीन शेक छोड़ दूंगी। मैं तो कहती हूँ आप भी अपनी बहू को यही पिलाओ, वो भी मोटी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो जैसी है वैसी ही ठीक है। ये प्रोटीन शेक तू ही पी। अभी तुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोटीन शेक छोड़ने के बाद बोलेगी कि विमला आंटी सही बोलती थी। विमला स्वाति के घर से चली जाती है और स्वाति भी अपना काम करने में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं। स्वाति अपना प्रोटीन शेक पीना बंद कर देती है। धीरे धीरे स्वाति फिर से पतली होने लगती है और पहले से दिखने में और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो फिर से प्रोटीन शेक बना रही थी। तभी कविता कहती है, फिर से तू प्रोटीन शेक बनाने लग गई? अभी तो तूने छोड़ा है ना। क्या करूँ मैं माँ जी, आप खुद ही देखो, प्रोटीन शेक छोड़ने के बाद मैं फिर से पतली हो गई और अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो। तुझे तो मैं पहले ही बोल रही थी कि ये सब चीजें शरीर के लिए नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन तुझे किसी की सुननी ही नहीं थी और अब देख कैसी हो गई है। पर माँ जी, अब मैं क्या करूँ? अगर ये नहीं पीऊंगी तो मैं पतली ही रह जाऊंगी। अरे ये सब चीजें इंसान को मोटा नहीं करती हैं, बस नुकसान ही देती हैं। इससे अच्छा तो तू रोज सुबह खाली पेट गुड़ चना खाती तो आज तू मोटी हो जाती। हाँ, आप सही कह रही हैं। मुझे विमला आंटी और मुकेश जी ने भी बताया था, लेकिन तब मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी। आज अपना ये हाल करके बैठ गई। काश ये सब चीजें मैंने खाई ही ना होती तो मेरी ऐसी हालत ना होती। स्वाति को कविता की बात सही लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो चाहे कितनी भी पतली रहे, लेकिन अब प्रोटीन नहीं पिएगी और अब वो रोज सुबह उठकर देसी घरेलू नुस्खे करती है और साथ ही सुबह सुबह खाली पेट गुड़ चना खाती है। स्वाति प्रोटीन शेक बंद कर देती है और कुछ ऐसी ही चीजें वो रोज खाने लगती है, जिससे उसका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और वो पहले से भी ज्यादा कुदरती सुंदर हो जाती है। और उसके बाद वो कभी भी प्रोटीन शेक का सेवन नहीं करती। शिवानी अपने पति के जाने के बाद भी अपने ससुराल में ही रहती थी। अपनी ननद और सास का ध्यान रखती थी। शिवानी को भी उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे, इसलिए शिवानी को भी उनके लिए कुछ भी करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो अपने ससुराल वालों के लिए सब कुछ करती रहती थी। एक दिन शिवानी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और अपने सास शांति और ननद अंजलि को बुलाकर बोलती है, माँ जी, आज आप बताओ आपको खाने में क्या खाना है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सब नहीं बनाने वाली। भाभी, आप कुछ भी बना दो, वो अच्छा ही बनता है। और वैसे भी आज कुछ खास थोड़ी है जो आप हमसे पूछ रही हो। जो भी आपका खाने का मन हो बना दो, हम भी वही खा लेंगे। हाँ, मुझे पता है आज कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने मन की भी बता देना चाहिए ना। रोज रोज आप लोग चुपचाप वही खा लेते हो जो मैं बनाती हूँ। हम चुपचाप इसलिए ही खाते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, और आप भी तो रोज रोज वही खाती हो ना, तो आज अपनी पसंद का बना लो। अरे मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ और आप हो कि मुझसे ही बोल रही हो। अच्छा माँ जी, आप बताओ क्या खाना है आपको? आपके मनपसंद का बनेगा घर में आज खाना।
बहू, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तू मेरे घर आई, वरना मेरे बेटे के जाने के बाद तो सारे रिश्तेदार ने हाथ पीछे कर लिए थे और तूने पराये घर से आकर भी हमारा साथ दिया। ये क्या बात हुई भला? मैं आपसे खाने के लिए पूछ रही थी और आप तो रोने ही लग गयी। सही ही तो बोल रही हूँ। मेरे बेटे के जाने के बाद तूने इस परिवार के लिए जितना किया है ना, वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। और अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। अच्छा, मतलब ये मेरा परिवार नहीं है क्या? आप मुझे अपना परिवार नहीं मानती हो? नहीं बहू, ये कैसी बात कर रही है? तू ही तो है मेरे जीवन का सहारा। हाँ भाभी, मम्मी सही बोल रही हैं। भैया को गए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन आपने अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं की, हमारे साथ ही रह रहे हो। हाँ, इसीलिए, क्योंकि आप दोनों ही मेरा परिवार हो। लेकिन अब मैं गुस्सा हो सकती हूँ क्योंकि आप दोनों ही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। अब जल्दी बताओ क्या खाना है। चल फिर ठीक है, आज वही बनेगा जो तेरा मन होगा। और हाँ, तू मेरी बात नहीं काट सकती। अब तो ठीक है ना, जा बहू, तू अब वही बना दे। और अंजलि, तू भी जाकर अपनी भाभी की मदद करवा दे। ठीक है माँ। अंजलि और शिवानी वहाँ से किचन में चले जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। इसी तरह कभी खुशी के साथ तो कभी गम के साथ तीनों की जिंदगी कट रही थी। कुछ दिनों बाद शांति के घर उसकी पड़ोसन आती है और वो शांति से बोलती है, अरे शांता बहन, तुम्हें कुछ दिख भी रहा है क्या? आंखों पर पट्टी लगी है क्या तुम्हारे? नहीं तो, मैंने कोई पट्टी नहीं लगाई है और मुझे दिखाई भी सब दे रहा है। लेकिन ये बता, आखिर देखना क्या है? अपनी बेटी को देख जरा, कितनी बड़ी हो गई है। शादी के लिए कुछ सोचा है या नहीं, या घर में बिठा के रखेगी इसे? अरे हाँ, ये तो सही बोल रही है तू। मैं भी सोच रही हूँ कि अब लड़का देखना शुरू करूँ, क्योंकि अब जो करना है मुझे और मेरी बहू को ही करना है। इतने शुभ काम में तो अपनी विधवा बहू को क्यों ला रही है? उसका तो ढंग से घर बसानी है, तेरी बेटी का भी खा जाएगी। थोड़ा तो सोच। ये क्या बोल रही है? मैं अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। जब मेरा बेटा खत्म हुआ था, उसके बाद मेरी बहू ने हमें और घर को संभाला है, और अब मैं तुम लोगों की बातों में आकर उसको अपनी बेटी की शादी जैसे मामले से दूर रखूं? एक तो तेरे भले के लिए बोल रही थी, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही है। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है तू कर, बहू तेरी है, मुझे क्या। पड़ोसन वहाँ से बात बोलकर चली जाती है, लेकिन पड़ोसन की बोली शादी की बात वो शांति के मन में ही रह जाती है। और जैसे ही अंजलि अपने कॉलेज से घर वापस आती है तो शिवानी से बात करते हुए बोलती है, अंजलि बेटी, मैं सोच रही हूँ अब तेरी शादी करवा दूँ। तेरी भी उम्र हो गई है शादी की। अभी से लड़का देखूंगी, तभी तो कल जाकर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ अंजलि, मैं भी माँ जी की बात से सहमत हूँ। अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, तेरा घर बस गया ये सोचकर। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप लोग ये शादी का क्यों सोच रहे हो? लेकिन क्यों नहीं करनी है? कोई और लड़का है क्या? किसी को तू पसंद करती है तो बता दे हमें, उसी से तेरी शादी करवा देंगे। नहीं माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप भाभी को तो जरा देखो, उनकी उम्र ही क्या है। बस वो हमारा ख्याल रखने में अपनी आगे की जिंदगी ऐसे ही गुजार दे क्या? उनके बारे में भी तो सोचो ना। क्या मतलब है तेरा? यही कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो बस आप माँ का ध्यान रखने में ही रह जाओगी। और आपका क्या? आपकी भी तो पूरी जिंदगी है। हाँ अंजलि सही बोल रही है, हमें बहू की भी शादी करनी चाहिए। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों मेरी वजह से अंजलि की शादी रोक रही हो? ठीक है फिर, अगर आप शादी के लिए नहीं मान रही हो तो मुझे भी शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अंजलि अपनी बात बोलकर कमरे में चली जाती है। अंजलि की बात सुनकर शिवानी भी सोच में पड़ जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, अगर अंजलि की शादी नहीं हुई तो ये गलत होगा। मेरी वजह से ये शादी रुक सकती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवानी अपने एक पुराने दोस्त से झूठ बोलकर मदद लेती है और उसे घर में सबसे मिलवा देती है और अपनी शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात सुनकर शांति और शिवानी पंडित जी को घर में बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए बोलते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, देखिए, अभी तो शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, अभी तो गृह प्रवेश चल रहे हैं। अभी अगर शादी हुई तो संकट आ सकता है। आप ऐसा करिए कि परसों सगाई करवा दीजिए और शादी का मुहूर्त 2 साल बाद का ले लीजिए। क्या उससे पहले कोई मुहूर्त नहीं है क्या? बहन जी, अगर ऐसा कोई मुहूर्त होता तो मैं तो जरूर बता देता ना आपको। आप एक काम करो, परसों सगाई कर दो और 2 साल बाद शादी कर देना। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी लड़का तो मिल ही गया है ना भाभी के लिए, तो परसों सगाई कर देते हैं और उसके बाद शादी ही हो जाएगी। ठीक है। अंजलि और शांति दोनों बहुत खुश होते हैं और परसों शिवानी की सगाई है और उसकी सगाई की तैयारी करने लगते हैं। सगाई का दिन आता है और अनुज और शिवानी की सगाई हो जाती है।
उसके बाद अनुज और शिवानी दोनों कमरे में बात कर रही होती हैं। तुमने ये सब कैसे किया पंडित जी वगैरह वगैरह, कैसे किया मुझे तो बताओ। मैंने पहले ही पंडित जी को बात करके उन्हें समझा दिया था और 2 साल के बाद शादी का मुहूर्त बताया। ये सगाई भी झूठी ही है। इसका मतलब तुमने बस अंजलि की शादी के लिए उसकी भाभी की झूठी सगाई करवाई? हाँ, मुझे ये करना पड़ा। उनके कमरे में आ रही अंजलि सारी बात सुन लेती है और वह शांति को बुलाकर रोते हुए शिवानी से बोलती है, माँ, भाभी की झूठी सगाई हुई है ये। भाभी को सगाई नहीं करनी थी, उन्होंने हमारे आगे ये सब बस नाटक किया है। क्या बहू, तूने ये सब क्यों किया? भाभी, मैं आपकी सगाई के लिए कितना ज्यादा खुश थी, लेकिन भाभी आपने एक झूठी सगाई करी। ऐसा भी क्या हो गया था भाभी? अंजलि शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा झूठी सगाई का नाटक करूंगी तो अंजलि शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन झूठी सगाई के दिन ही सब पता चल गया। भाभी, अगर मैं शादी के लिए नहीं मान रही थी तो आपको सच में सगाई करनी चाहिए थी ना। ये झूठी सगाई का ड्रामा तो नहीं करना चाहिए था ना। मुझे न ही शादी करनी और न ही सगाई। तुम्हारे भैया ने जाते समय मुझसे वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं आप दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी, और मैं उनसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, तो मैं सगाई करने की कैसे सोच सकती हूँ? हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। शायद हमसे ही गलती हो गई है, हमने ही ये झूठी सगाई करवाकर आपको और दुखी कर दिया है। कम से कम आप भैया की यादों में खुश तो हो ना। लेकिन भाभी, अब मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप शादी करो, और आपकी सारी बातें मानूंगी। हाँ बहू, तेरी जिसमें खुशी है हम भी उसमें ही खुश हैं। शिवानी के झूठी सगाई के नाटक से अंजलि और शांति को शिवानी की भावना समझ आती है और उसके बाद वो कभी शिवानी पर किसी बात का दबाव नहीं डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।